हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर चैप्टर 5 के टॉपिक रिकर्सिव एल्गोरिथम को हम डिस्कस करेंगे सेशन पे 5.4 पे ये सेशन मौजूद है। वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रिकर्सिव एल्गोरिथम में जितने भी टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग द एल्गोरिथम एग्जांपल वो इस सेशन पर है। तो तमाम वीडियोस इससे रिलेटेड प्रीवियसली मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन सी वीडियोज़ मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम वक्तन सीखते रहें। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम जब हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया तो हमने रिकर्जेंस के कॉन्सेप्ट को देखा था कि एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा मेथड जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने बॉडी में अपने ही आप को बार बार कॉल कर रहा हो। लेकिन जब हम रिकर्सिव एल्गोरिथम्स के डिफरेंट टाइप्स देखते हैं जो कि हम इस सेशंस पे विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिथम नंबर्स देखेंगे, तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जब हम रिकर्जन इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने प्रॉब्लम को रिकर्सिव वे पर रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या मुराद है, डेफिनेशन समझते हैं। एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ रिकर्सिव इफ इट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग इट टू एन इंस्टेंस, एक इंस्टेंस में रिड्यूस करके वो उसे कन्वर्ट करे ऑफ द सेम प्रॉब्लम विद स्मॉलर इनपुट, यानी आपके पास जो प्रॉब्लम है वो सेम रहेगी लेकिन जब वो प्रॉब्लम रिड्यूस होती रहेगी तो आपकी इनपुट वैल्यूज क्या होते रहेंगे, स्मॉल होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, for the algorithm to terminate, the instance of the problem must eventually be reduced to some initial cases for which the solution is known. Okay. अगर आप एग्जाम्पल वेज पर देखें तो अल्गोरिथम 1 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है अकॉर्डिंग टू द बुक स्नैप। रिकर्सिव वे पर हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं जिसे हम इस तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हम फैक्टोरियल को देखें तो एक वे ये है कि आइट्रेटिव वे के ज़रिए से हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी फंक्शन के थ्रू किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालें, और इसी तरह से सेकंड वे है कि रिकर्सिव अप्रोच के ज़रिए से हम इसे निकालें। तो फैक्टोरियल को जब हम रिकर्सिव वे से कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम रिड्यूस होगी एक इंस्टेंस में, और इसी तरह से जो इनपुट वैल्यूज़ होगी वो रिड्यूस होती रहेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर मौजूद है हमारे पास विच मीन अल्गोरिथमिक वे टू शो द फंक्शन, और हमने फंक्शन का नाम रखा हुआ है फैक्टोरियल। एक पैरामीटर n यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है जो कि नॉन नेगेटिव होगा। हम जानते हैं कि जब फैक्टोरियल पर किसी नंबर्स की वैल्यू 0 हो रही होती है फैक्टोरियल फाइंडिंग में तो हम वहाँ पर उसकी जगह 1 लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट कंडीशन पे यही बता दिया, और सेकंड पे मैंने कहा कि हम रिटर्न करो अदरवाइज अगर वो 1 के 0 के अलावा नंबर है तो जो n की वैल्यू है वो उसे मल्टीप्लाई करो ये डॉट, और उसके बाद दोबारा उसी फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया n-1 के साथ जो पेरेंट पर फंक्शन मौजूद था, यानी फंक्शन के अंदर ही हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब होगा क्या कि जब एट लास्ट ये सारी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो n वो नंबर होगा जो कंटेन करेगा आपके नंबर के फैक्टोरियल को, और वही चीज़ क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी इन द सेंस ऑफ आउटपुट। अगर मैं एग्जाम्पल्स के इस चीज़ को बताऊँ तो अगर हम 3 का फैक्टोरियल मालूम कर रहे हैं तो इनिशियली n की वैल्यू 3 होगी, तो n वैल्यू यहाँ पर 3 लिखी गई है, और फैक्टोरियल n-1 का मतलब है कि उनमें से उसी नंबर जो n की है उसे एक 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो वो यहाँ पर लिख दिया गया 3 and 2, 3 2 ज़ा 6 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 के साथ यहाँ 1 लिख दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 6 1 से मल्टीप्लाई होगा और एट लास्ट हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो 6 आएगी, विच मीन द फैक्टोरियल ऑफ द 3 इज इक्वल टू 6। एंड दिस सेंस शोज कि रिकर्सिव एल्गोरिथम या रिकर्सिव वे से हमें किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर कि हम e⁴n को कंप्यूट रिकर्सिव वे पर किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या है कि गिव अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग e⁴n where a is a non-zero real number and n is a non-negative integer. Okay, अब हमें रिकर्सिव वे पर a⁴n को कंप्यूट करना है। तो we can base a recursive algorithm on the recursive definition of a⁴n. This definition states that a⁴n+1 is also equal to a.n. ठीक है, a.n का मतलब ये है कि बेस सेम होगी तो पावर ऐड करके हम a⁴n+1 लिख सकते हैं फॉर n इज ग्रेटर देन 0। जब भी हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो इस सेंस में मैं उसे कन्वर्ट करके बेस्ड ऑन द डेफिनेशन लिख सकता हूँ। एंड द इनिशियल कंडीशन a⁴0 इज इक्वल टू 1, एंड अकॉर्डिंग टू द बेस रूल ऑफ द मैथ्स किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 पावर होता है तो 1 के बराबर होता है। तो टू फाइंड a⁴n सक्सेसिवली यूज द रिकर्सिव स्टेप टू रिड्यूस द एक्सपोनेंट अनटिल इट्स बिकम 0, यानी हम रिकर्सिव वे पर क्या करेंगे, जो n की वैल्यू होगी हम उसे सक्सेसिवली क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे उस वक्त तक जब तक a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो जाए, और जैसे वो 0 होगी तो वो 1 के बराबर हो जाएगी। सो वी गिव दिस प्रोसीजर इन एल्गोरिथम 2, और इसी प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम 2 को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या है एल्गोरिथम 2? हियर इट इज।
हमने एक प्रोसीजर बनाया पावर के नाम से, 2 पैरामीटर हैं एज यूजुअल ए और एन, हमने वही टाइप्स लिख दी जो क्वेश्चन में मौजूद था। अब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 मौजूद होगा तो वो 1 के बराबर होगा, वो चीज़ हमने फर्स्ट स्टेप पे लिख दी। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हर एक रिटर्न पर वैल्यूज़ पे ए की इनिशियल वैल्यू जो भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी फंक्शन को जो आपका पेरेंट है, विच मीन फंक्शन इनसाइड ऑफ द सेम फंक्शन, और पावर की वैल्यूज एक तो वही रहेगी, लेकिन ए एन जो है वो हमारा क्या होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा हर दफ़ा। और एट लास्ट यही वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होगी n-1 के स्टेप्स के सो ऑन के बाद लास्ट तक, और जब वो फाइनल सोल्यूशन आएगा वही हमारा a टू पावर n की फाइनल रिजल्ट वैल्यू होगी और वही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल से देखें, अगर हम a टू पावर n को मैं इस तरह से लिखूँ 5 टू पावर 3, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली मैं कहूँगा कि 5.5.5 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जब आप फर्स्ट स्टेप कर रहे हो तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है, 5 है, और a टू पावर n-1 का मतलब है कि वही वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। a टू पावर n-1, अब a की वैल्यू 5 से यहाँ पर क्या हो गई, 3 से 2, यानी फर्स्ट स्टेप पर ये 5 3 रहा, 5 स्टेप 2 हुआ और 5 स्टेप 1 हो गया। तो इन तीनों के जरिए से हमें क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, फर्स्ट पे ये मिल रहा है, फिर सेकंड पे ये, और थर्ड पे ये तीनों मिल रहा है, और इन तीनों को जब आप प्रोडक्ट वाइज इस डॉट के जरिए से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में वैल्यूज क्या मिल जाएगी, 125। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो दैट शोज कि हम इन्हीं स्टेप्स को चाहते तो आइटरेटिव वे से भी कर सकते थे, लेकिन हमने कंप्यूटिंग a टू पावर n के लिए रिकर्सिव अप्रोच को इस्तेमाल किया कि हम एक फंक्शंस की बॉडी के अंदर रहते हुए उसी फंक्शन को रिकर्सिव वे पे कॉल करते हुए अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द थर्ड एग्जाम्पल हेयर, कंप्यूटिंग द GCD विच मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर मैं GCD मालूम करना चाहता हूँ तो ये मैं रिकर्सिव वे से भी कर सकता हूँ। पहले तो हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखते हैं, फिर एल्गोरिथम के स्ट्रक्चर को समझेंगे। सो गिव अ रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द GCD विच मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू non-negative integers a and b with the condition a is less than b। ओके, ये कंडीशन भी मौजूद है हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस टेक्निक को देखूं, ये यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि इस स्टेप्स को हम रिकर्सिव वे पर अगेन इस्तेमाल करेंगे, जिसके जरिए से 2 नंबर्स के GCD फाइनल मिल जाएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है कि वो सबसे बड़ी कौन सी वैल्यूज होगी a एंड b के लिए जो दोनों को डिवाइड कर सके कम्प्लीटली। तो अगर मैं GCD AB की बात करूं तो दैट इज इक्वलेंट और द इक्वल टू GCD ऑफ B mod A कॉमा A, यानी जो सेकंड वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू के दरमियान मॉड और फिर कॉमा के बाद दोबारा फर्स्ट वैल्यू है। इसके जरिए से स्टेप बाय स्टेप हमें जो लास्ट में वैल्यू मिलेगी एक्चुअली वही हमारा क्या होगा, GCD होगा फॉर द बोथ नंबर। सो द कंडीशन GCD 0B इक्वल टू B when b is greater than 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है क्योंकि लास्ट में हमें जाकर ऐसी एक कंडीशन देखने मिल सकती है जहाँ पर 0, b हो तो b ही हमारा वो GCD कहलाएगा। तो दिस प्रोसीजर इन एल्गोरिथम 3 विच इज़ अ रिकर्सिव वर्जन ऑफ द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है, ये एक रिकर्सिव वर्जन भी है यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जिसके जरिए से हम GCD को सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर वर्किंग स्टेप्स देखें एल्गोरिथम 3 की तो वो इन्हीं स्ट्रैटेजी को यूज़ करेगा। अगर मैं GCD मालूम करना चाह रहा हूँ 5 और 8 का, ठीक है, इस सेंस पे, तो ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। अगर मैं शॉर्टली बात करूं, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर पे भी पढ़कर आए हैं जब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे थे या पेयर वाइज प्राइम रिलेटिवली नंबर्स की, तो यहाँ से देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 ही होगा क्योंकि 1 ही एक नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकेगा क्योंकि 5 यहाँ पर प्राइम है। सो बैक टू द कंडीशन, विद दिस इनपुट द एल्गोरिथम यूज्ड द एल्स क्लॉज टू फाइंड द GCD, ठीक है, एल्स क्लॉज में जाएगा, एल से मुराद इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन पे ये चीज़ें लिखी 5 mod 3 क्योंकि इनिशियल वैल्यू थी। जब मैं 3 mod 5 के लिए डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर की वैल्यू 2 बचेगी। तो हमारे पास इस वक्त जो GCD बन रहा है वो 2 3 में श्रिंक हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है प्रॉब्लम रिकर्सिव की डेफिनेशन के मुताबिक। अब हम 2 3 को GCD के अंदर यूज़ कर रहे हैं, 3 mod 2 2 1 2, रिमाइंडर की वैल्यू 1 एंड 2 बच गई। इन दोनों के दरमियान फिर दोबारा इस्तेमाल किया, अब हमारे पास वैल्यू आ गई 0 1, और 0 1 को अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जहाँ पर वैल्यू 0 होती है और उसके साथ अगर ग्रेटर वैल्यू है वही हमारा एट लास्ट क्या बन रहा होता है, GCD। तो इस स्टेप पर अगर आप देखो, इट यूज द फर्स्ट स्टेप टू a इक्वल टू 0 टू फाइंड द GCD ऑफ 0, 1 दैट इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव दैट। So we can say that consequently the algorithm find the GCD of 5, 8 is equal to 1 and that is the proper answer। इसी स्टेप्स को अल्गोरिथमिक वे पे यहाँ पर बताया गया है कि हमने GCD के नाम से एक प्रोसीजर बनाया, इसमें 2 पैरामीटर हैं a और b के, कंडीशंस डिफाइन कर ली, a की वैल्यू लेस देन b होगी। अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 आ जाती है तो b ही हमारा वो लास्ट एलिमेंट होगा जो
GCD कहलाएगा उन दोनों नंबर्स के लिए। अदरवाइज हम हर स्टेप्स को क्या करेंगे, GCD B mod A कॉमा A के लिए बार बार चेक कराते रहेंगे, जब तक चेक करवाते रहेंगे जब तक A की वैल्यू 0 के साथ B रिटर्न ना हो जाए, और B वही वैल्यू होगी जो हमारी GCD होगी, और इस बेस पर हमें वही वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएगी, यानी GCD रिटर्न हो जाएगा जो दो नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं। होपफुली ये एल्गोरिथमिक वे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से एल्गोरिथम रिकर्सिव वे के जरिए से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। द फोर्थ वन, मॉडल एक्सपोनेंशिएशन। रिकर्सिव मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का मतलब ये है कि हम मॉड्यूलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं रिकर्सिव वे पे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एल्गोरिथम उसका या प्रोसीजर लिखा हुआ है, बाकी हम 3 प्रॉब्लम्स पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमने m पावर के नाम से एक प्रोसीजर यहाँ पर बनाया, कुछ पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर b, n and m, जो कि कंडीशन के साथ है b इज़ ग्रेटर दैन 0, जबकि m की वैल्यू ग्रेटर दैन 2 होगी और n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी। हमने फर्स्ट कंडीशन में बताया कि अगर n की वैल्यू 0 है तो हम डायरेक्टली क्या रिटर्न करा देंगे, एक्सपोनेंशियल के बेस पे मॉड्यूलर के 1 रिटर्न करा देंगे। अगर n की वैल्यू इवन है तो हम उसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं रिकर्सिव की डेफिनेशन के मुताबिक, और b n-2 कर रहे हैं, सॉरी n/2 मिड वैल्यू के लिए, और m वही पैरामीटर की इनिशियल वैल्यू जो हमने इस्तेमाल किया इसका स्क्वायर करके मॉड ऑफ m करेंगे। अगर m की वैल्यू इवन नहीं होती है तो सेम टेक्निक इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके साथ b मॉड n को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और जब ये इस होल के रिजल्ट पे जो भी वैल्यूज़ आएगी उससे हम वापस मॉड m के लिए यूज़ करेंगे। तो हम जैसे ये करेंगे तो इस बेस पर जो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन की वैल्यूज़ होगी यानी b टू पावर n मॉड m के ज़रिए से वो फाइनल हमारा आउटपुट रिटर्न हो जाएगा, जिसके लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, या b टू n एंड m की वैल्यूज़ के बेस पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास जो टेक्निक आती है 5.4 के अंदर, सॉरी बाइनरी सर्च, ठीक है। हमने चैप्टर 3 के अंदर सर्चिंग एल्गोरिथम और एल्गोरिथम्स को पढ़ा, और हमने बाइनरी सर्च भी देखा, मर्ज सॉर्ट्स देखा, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम देखे, और हमने आइटरेटिव वे पर उन चीज़ों को सॉल्व होता हुआ देखा था। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाइनरी सर्च को रिकर्सिव वे से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो हियर इज अ रिकर्सिव वर्जन ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। वी अज्यूम दैट द वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम a to 1 to till to the value of a of n एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस और द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें 1 2 3 4 इस तरह के ऑर्डर होंगे। इनिशियली जो i की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, और j जो है हमारे पास वो n के बराबर है, एंड वी आर सर्चिंग फॉर द x, यानी x वो एलिमेंट है जिसे हम अपने उस सीक्वेंस में से सर्च कर रहे होंगे। तो सर्चिंग एल्गोरिथम यहाँ पर बाइनरी सर्च के नाम से, और हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो डिवाइड एंड कंकर्ड के बेस पर अपने डेटा को स्प्लिट करके सॉल्व करता है। तो इस बिहाफ पर जो पैरामीटर हैं वो i j, ठीक है, और x के साथ है, जबकि कंडीशन यहाँ पर मौजूद है कि 1 इज़ लेस देन i है और i लेस देन j है और j लेस देन इक्वल टू n है। तो ये सीक्वेंस के साथ कंडीशंस लिखी गई है i एंड j के लिए। हमने मिड वैल्यूज़ निकाली ताकि हम डेटा को ब्रेक कर सकें या स्प्लिट कर सकें, तो i प्लस j डिवाइड बाई 2 के ज़रिए से मिड वैल्यू निकाली। अगर x की वैल्यू a m से मैच हो जाती है, यानी x का मतलब ये है कि जिस नंबर को हम सर्च कर रहे हैं वो सीक्वेंस ऑफ दी नंबर्स में मिल जाते हैं, तो वही वैल्यूज़ हमें क्या हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएगी। यानी या इंडेक्स आप रिटर्न करवा सकते हो, या m जो उसकी पोजीशन है वो रिटर्न करा के बता सकते हैं कि दिस x एलिमेंट इज़ नाउ फाउंड एट दैट पोजीशन। अदरवाइज़ हमें ये चेक करना होगा स्प्लिटिंग में कि हम देखेंगे कि क्या हमें मज़ीद डेटा को स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं। इसके लिए हमने आज कंडीशन में बताया कि x इज़ लेस देन am, और साथ ही साथ i की वैल्यू जो है वो लेस देन m है। तो हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को नेस्टेड वे पे हमने कॉल किया, i और m की वैल्यूज़ -1 के साथ रहेगी, जबकि x और i सेम रहेगा। अदरवाइज थर्ड कंडीशन पे कहा कि ऐसा भी मुमकिन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन am हो और j की वैल्यू ग्रेटर देन m हो। तो इस बिहाफ पर m की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करके j और x को सेम के साथ बाइनरी सर्च पे कॉल करेंगे, ताकि आपका डेटा स्प्लिट अगेन एंड अगेन होता रहे और हमें वो वैल्यूज़ मिल जाए जिस नंबर्स को हम आसानी से तलाश कर रहे हैं। और एट लास्ट अगर ऐसा नहीं हो सकता, यानी वो नंबर नहीं मिल रहा हमें, तो हम 0 रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द बाइनरी सर्च हम रिकर्सिव वे पर अपने गोल तक पहुँच रहे हैं और उस नंबर को तलाश कर पा रहे हैं जिस नंबर को हमें सीक्वेंस से करना है। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने ये चीज़ें डिस्कस की कि रिकर्सिव वे के अलावा आइटरेटिव वे भी हो सकता है जहाँ पे हम रिकर्जन को यूज़ नहीं करते। तो बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहाँ पे रिकर्ज नहीं करते क्योंकि उसमें कंप्यूटेशनल पावर हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और वही प्रॉब्लम को जब हम आइटरेटिव वे से करते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। लेकिन आइटरेटिव वे को हम नॉर्मली ऐसे प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। तो इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट किस तरह से है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से लेस
लेस नंबर ऑफ द कंप्यूटेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं. So the recursive definition express the value of the function at the position integer in term of the values of the function at the smaller integer instead of successively reducing the computation. That's the goal of the problem, reducing in the algorithmic way to the evaluation of the function at a smaller integer. यही देख रहे हैं हम, reduce कर रहे हैं अपने problem को, और अब जो आपकी input value है वो भी reduce होती जा रही है. तो we can start with the value of the function at one or more integer. The base case, successfully apply the recursion definition या recursive definition to find the value of the function at successive larger integer. Such a procedure is said to be a iterative way. So often it is a iterative approach for the evaluation for the recursive definition sequence, but the main thing is that how much required the computational power to solve that related problem जिसके लिए आप इस अप्रोच को प्रेफर कर रहे हैं कि आप आइटरेटिव की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर रिकर्सिव की तरफ. तो इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास एक फैबोनेसी नंबर्स की सीरीज़ पर एक प्रॉब्लम मौजूद है जिसे हम दोनों तरीक़ों से देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसे रिकर्सिव वे से करता हूं तो किस तरह की कंप्यूटेशनल पावर हमें मिलती है, और इसी तरह से अगर मैं इसे आइटरेटिव वे पे करता हूं तो हमें किस तरह की कंप्यूटेशनल पावर मिलती है. इस प्रॉब्लम के बेस पर हमें डिफरेंस और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. सो द फर्स्ट थिंग, फैबोनेसी नंबर सीक्वेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये एक रिकर्सिव अप्रोच के साथ है. अगर मैं ब्रीफली कॉल करूँ तो फैबोनेसी नंबर्स ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है जो प्रीवियसली दो नंबर का सम होता है जिसकी इनिशियल दो वैल्यूज 0 और 1 होती हैं. अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो 0 + 1 = 1. फोर्थ एलिमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो प्रीवियस 2 1 1 है तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, फिर ये 3, फिर ये 5 एंड सो ऑन. तो इसी चीज़ को हम रिकर्सिवली देख रहे हैं कि हर एक नंबर प्रीवियस वालों का क्या है, सम है, फिर इसी तरह से ये दोनों की वैल्यूज़ का ये सम है, एंड इसी तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है. लेकिन 0 और 1 हार्ड कोडेड फॉर्मेट पे यहाँ पर मौजूद है. तो हमने फैबोनेसी के नाम से यहाँ पर एक प्रोसीजर बनाया. n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, अगर n की वैल्यू 0 है तो हम 0 ही रिटर्न कराएंगे, ठीक है, और n की वैल्यू अगर 1 है तो हम 1 रिटर्न कराएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली 0 और 1 के बिहाफ पर यही वैल्यूज़ लिखी हुई मिलेगी हमें. लेकिन जैसे ही हम इससे आगे जाएंगे तो अब हमें रिकर्सिव अप्रोच पे क्या करना है, सेम फंक्शन को n-1 प्लस सेम फंक्शन को n-2 के जरिए से कॉल कर रहा हूँ. इससे क्या होगा, इससे हमें प्रीवियस वाला टर्म मिलेगा और इससे हमें प्रीवियस टू प्रीवियस वाला टर्म मिलेगा, क्योंकि हमें दो टर्म लेने हैं. जब ये दोनों टर्म मिल जाएंगे हमें तो एक्चुअली ये वही टर्म बनेगा प्लस होने के बाद जो हम यहाँ पर इस तरह से ऐड करके दिखा रहे हैं. ओके, और एट लास्ट यही सीक्वेंस या सीरीज ऑफ द नंबर्स जनरेट होते जाएंगे इस प्रोसीजर के जरिए से और डिस्प्ले पे आते रहेंगे. तो अगर हम इसे ट्री वाइज देखें तो अगर मैं F4 की बात करूँ यानी फोर्थ टर्म की, दैट इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड. तो देखें आप, सेकंड और थर्ड का ये सम होगा. अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये 0 और 1 का सम होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का एलिमेंट का होगा. 2 की बात करूं जो अभी हमने यहाँ पे भी देखा तो वो F0 यानी 0 और 1 का होगा, और F3 पे तो हम 2 और 1 को देख ही रहे हैं. सो दिस इज एन ऑर्डर ऑफ द O 1.6 टू पावर n विच इज़ लेस देन बिग O ऑफ 2 टू पावर n. यानी जब आप फैक्टोरियल के नियरेस्ट पहुंचने लगते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल पावर की ग्रोथ की जब मैं बात करूं तो उससे इस वक्त हमारी लेस कंप्यूटेशन आ रही है जब हम फैबोनेसी को रिकर्सिव वे पर रीड कर रहे हैं. सो द रीडर कैन वेरीफाई दैट द एल्गोरिथम रिक्वायर्स Fn+1 - एडिशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द f of n. क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था, द प्रोसीजर यूजिंग रिकर्जन, दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द आइटरेटिव एंड रिकर्जन प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द nth ट्रम और द nth फैबोनेसी नंबर, यानी nth नंबर फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा. तो इस वे पर हम रिकर्सिव वे पर देख रहे हैं कि इस तरह की कंप्यूटेशन हमें रिक्वायर्ड होगी जब हम रिकर्सिव वे पर फैबोनेसी नंबर्स को फाइंड करना चाह रहे होंगे. वेयर एज द अनदर अप्रोच इज अ आइटरेटिव अप्रोच. तो आइटरेटिव वे पर हमने क्या किया, आइटरेटिव फैबोनेसी के नाम से हमने प्रोसीजर बनाया. n पैरामीटर है, दो सीक्वेंस तो अभी हम देख चुके हैं, यानी लॉजिकली 0 और 1 होना चाहिए. तो हमने पहले ये कहा कि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 ही रिटर्न कर दो. अदरवाइज दो नंबर्स हमें एज्यूम करने हैं 0 और 1, जिससे हमें x एंड y से कहा. तो इसका मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 1. अब हम लूप चला रहे हैं i की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक. n-1 तक का मतलब ये कि लास्ट वैल्यू से पहले वाला. अब z यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है वो नेक्स्ट एलिमेंट को कर रहा है जो यहाँ पर आनी चाहिए. z बराबर है x + y के, तो ये रहा x, ये रहा y, ये क्या आ गया 1. अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है इसकी पोजीशन को, यानी ये बन जाएगा और ये बन जाएगा. तो इसके लिए हमने क्या किया, x को y के बराबर कर दिया और y को z के बराबर. अब जब प्रोसीजर चेंज हुआ तो नेक्स्ट x एंड y की वैल्यू ये और ये बन गई. इसके बिहाफ पर अब यहाँ पर थर्ड टर्म आएगा, यानी नेक्स्ट टर्म आएगा, एंड सो ऑन. इस तरह से सीक्वेंसेस चलते रहेंगे. तो
तो हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन को इस्तेमाल होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस दैट इज सेड टू बी अ आइटरेटिव अप्रोच टू फाइंड द फाइबोनाची नंबर सीक्वेंस। और इन्हीं स्टेप्स को जो यहाँ पर मैंने बताया है, ये प्रोसीजर कंप्लीट पैरा पे बताया जा रहा है कि किस तरह से ये आइटरेटिव अप्रोच को यूज़ करते हुए आपके सीक्वेंस को या फाइबोनाची नंबर्स को प्रिंट कर रहा है या डिस्प्ले करके हमें दिखा रहा है। तो द नेक्स्ट थिंग, मर्ज सॉर्ट। अगर हम मर्ज सॉर्ट को देखें तो मर्ज सॉर्ट को भी हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, आइटरेटिव अप्रोच के ज़रिए से भी और इसी तरह से हम रिकर्जन अप्रोच से भी कर सकते हैं। चैप्टर 3 के अंदर जब हम एल्गोरिथम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर हम देखते हैं कि आपका डेटा स्प्लिट होता है 2 सबस लिस्ट के अंदर, और ये उस वक्त तक स्प्लिट होता रहता है जब तक आपकी कंप्लीट लिस्ट की वैल्यूज़ इंडिविजुअल एलिमेंट में ना कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आप उसे सॉर्ट करते हुए दोबारा से रीमर्ज करना शुरू करते हो और वापस वो उसी लिस्ट पे या सीक्वेंस पे कन्वर्ट हो जाता है एज लाइक द इनपुट वैल्यू, लेकिन वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट होने के बाद आ रहा होता है। तो दैट इज अ मर्ज सॉर्ट स्ट्रैटेजी। सो ईच सब लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, यानी हर एक सब लिस्ट जब बन रही होती है स्प्लिट होने के बाद तो बैलेंस बाइनरी ट्री के फॉर्मेट पे होती है। At each steps, a pair of these sublists is successively merged into a list with the element in increasing order। यानी जाहिर सी बात है जब आप सबलिस्ट बनाते हो तो जब वो मर्ज होना शुरू होते हैं इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने के बाद तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मर्ज हो रहे होते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में। तो दिस प्रोसेस एंड व्हेन ऑल द सबलिस्ट हैव बीन मर्ज, यानी जब सारी चीज़ें दोबारा से मर्ज हो जाएंगी तो हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो द सक्सेशन ऑफ द मर्ज लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी ट्री। तो जो एट लास्ट में मर्ज लिस्ट हमारी बन रही है वो बाइनरी ट्री को फॉलो कर रही होती है। लेट्स सी द एग्जांपल। तो यूज द मर्ज सॉर्ट टू पुट द लिस्ट, ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ है और हमें इसे कन्वर्ट यानी सॉर्ट करके लिखना है इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इसे कन्वर्ट करना है। सेम प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं स्प्लिट करूंगा। अगर आप क्वांटिटी देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 है तो हम 5 एलिमेंट में ब्रेक कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट ये ब्रेक हुआ और ये ब्रेक हुआ। अब इसे मजीद ब्रेक करें तो 3 and 2 में ब्रेक कर सकता हूँ मैं, तो 3 एलिमेंट इधर आ गए, 2 इधर चले जाएंगे। अब इस 3 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 and 2 में, सॉरी 2 and 1 में, ये 2 and 1 में हो गया, ये 1 and 1 में हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, इंडिविजुअल, मजीद स्प्लिट नहीं हो सकते, इट्स ओके। लेकिन 8, 2 हो सकते हैं तो 8, 2 को भी कर दिया। अब ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, ये भी इंडिविजुअल, राइट। सेम स्ट्रेटजी राइट हैंड पे भी किया तो 10, 7, 1, 5 and 3 आ गए। तो ये तो हो गया बैलेंस बाइनरी ट्री के फॉर्मेट। अब हमें इसे रीमर्ज करना है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में ज्वाइन करते हुए। 8, 2 को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूंगा तो 8, 2 से ये 2, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये 4 है तो ये इंडिविजुअल था, 4 ही मैंने दिया मैंने। 6 वैसे ही रहा, 9 भी वैसे ही रहा। 7, 10 को जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो 7, 10 ही रहेगा। 1 इंडिविजुअल था, वैसे ही रहा। 5 भी इंडिविजुअल, 3 भी। मर्ज किया 2, 4, 8, 6, 9, 1, 7, 10, ठीक है, क्योंकि ये 7, 1 इधर है और 10 भी है, 3, 5। अब इन दोनों को करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये फॉर्मेट, और इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो अब आपके असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग फॉर्मेट ऑर्डर में आपका जो गिवन क्वेश्चन लिस्ट था वो कन्वर्ट हो चुका है। एंड दैट इज द एसेंस एंड द इंटरनल वर्किंग ऑफ द मर्ज सॉर्ट, राइट। बट इफ यू यूज द स्ट्रैटेजी ऑफ द रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट, ठीक है, तो उसके लिए हमारा प्रोसीजर चेंज होगा और वो अपने फंक्शन को अपने अंदर कॉल करेगा ताकि हम अपने डेटा को स्प्लिट होता हुआ देखें। यानी जब हम स्प्लिट करेंगे तो अपने ही फंक्शंस को कॉल करके हम डेटा को चेक करवा रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने मर्ज सॉर्ट के नाम से एक प्रोसीजर बनाया। जो लिस्ट है वो कंटेन करती है आपकी वो तमाम एलिमेंट्स को जो एज ए इनपुट इस्तेमाल होंगी A1 से लेकर AN तक। अब n की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तभी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मिड वैल्यूज़ निकालने के लिए यानी आप डेटा को स्प्लिट करोगे तो आप सेंटर पॉइंट देखोगे पहले, उसके बाद स्प्लिट करोगे। तो उसके लिए हमने n को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। फिर उसके बाद लिस्ट 1, तो लिस्ट 1 कंटेन करेगी किस में, उन सीक्वेंस पे A2 1 से लेकर AN तक, जबकि लिस्ट 2 कंटेन करेगी हर एक m में वैल्यू इंक्रीज होने के बाद, यानी AM प्लस 1, AM प्लस 2 टिल टू द वैल्यू ऑफ AN। जब दोनों लिस्ट बन गई, अब इन दोनों लिस्ट को एक फाइनल लिस्ट में क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने नेस्टेड मर्ज को यहाँ पर कॉल किया, इसमें L1 लेकर मर्ज कर रहा हूँ सेम स्ट्रैटेजी के साथ, और इसी तरह से सेकंड पैरामीटर में मर्ज L2 के लिए कर रहा हूँ। और जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो रीमर्ज होने के बाद बाइनरी ट्री के फॉर्मेट पे वो इस वेरिएबल L में सेव हो जाएंगे। अब जब ये सेव होंगे तो यही वैल्यूज हमें क्या हो जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी इस प्रोसीजर के बेस पे। सो L इज अ नाउ सॉर्टेड इनटू एलिमेंट इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब वो जिस तरह के भी फॉर्मेट है तो एट लास्ट नॉन डिक्रीजिंग फॉर्मेट पे वो फिल्टर्ड होगा और आप उसी चीज़ को मर्ज डिस्प्ले मर्ज सॉर्ट के जरिए से करवा सकते हैं। सो अ सब रूटीन मर्ज विच मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, अगर आप इस चीज़ को मजीद ब्रेक करें, यानी यहाँ तो पहले एल्गोरिथमिक वे पे लिखा हुआ था, अगर 2 अलग अलग सॉर्टेड लिस्ट हैं और उनको मैं मर्ज करने की बात करूँ तो इसके लिए यहाँ पर मर्ज के नाम से सॉर्ट
प्रोसीजर बनाया गया और L1 और L2 जो कि सॉर्टेड लिस्ट है। यानी पहले तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को देखा कि इनिशियली किसी भी ऑर्डर में फॉर्मेट मौजूद था, हमने यहाँ पर सिर्फ उसे ऑर्डर किया है L1 एंड L2 के फॉर्म में। अभी ये मर्ज नहीं हुई ये चीज़ है, तो इस मर्ज फॉर्मेट को दिखाया जा रहा है कि ये मर्ज इंटरनली एक्चुअली वर्क किस तरह से कर रहा है। सो द फर्स्ट थिंग हेयर, द L कैपिटल L इज एम्प्टी लिस्ट। फाइल लूप के जरिए से हम चेक करा रहे हैं कि L1 और L2 जो कि हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है, क्या वो बोथ नॉन एम्प्टी है। अगर है तो क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे स्मॉलर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ L1 एंड L2 फ्रॉम इट्स लिस्ट, यानी जो स्मॉलर एलिमेंट होगी हम उसे वहाँ से रिमूव करेंगे। पुट एट द राइट एंड ऑफ द L, यानी जो L वेरिएबल है एम्प्टी लिस्ट, उसके राइट एंड पर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। इफ दिस रिमूवर मेक्स वन लिस्ट एम्प्टी, अगर ये चीज एक लिस्ट को एम्प्टी करती है, देन रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द अदर लिस्ट एंड अपेंड देम टू द L, एंड फाइनली L will be the merged form and it will be written based on this procedure. So the complexity of the merge here at the two sorted list M and N element can be merged into a sorted list using no more than M plus N minus 1. ये भी इसी का पार्ट होगा, यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि M plus N minus 1 कंपैरिजन, यानी इससे ज़्यादा कंपैरिजन इसमें नहीं हो सकती जब आप मर्ज सॉर्ट को दो अलग अलग सॉर्टेड लिस्ट के साथ मर्ज करें और उसे डिस्प्ले करवा रहे हो। सो दैट्स अबाउट अ रिकर्सिव अप्रोच और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिकर्सिव मर्ज सॉर्ट, कि वो किस तरह से हो रहा है और उसकी इंटरनल वर्किंग किस तरह से हो रही है। एंड द लास्ट थिंग फॉर द सेशन इज मर्जिंग ऑफ द टू सॉर्टेड लिस्ट इन दिस लिस्ट एंड दिस लिस्ट। इस को टेबल के फॉर्मेट पे दिखाया जा रहा है, जैसे हमने एल्गोरिथमिक वे तो अभी देख लिया। अगर मैं फर्स्ट लिस्ट की बात करूं तो फर्स्ट लिस्ट में एलिमेंट है 2, 3 एंड 5, 6 और सेकंड में है 1, 2, ठीक है। तो अगर हम इसे देखें तो कंपैरिजन इसमें कितनी रिक्वायर्ड है, 1 इज लेस देन 2। अगर हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है 2, 3, 5, 6 और सेकंड में सिर्फ 4, तो मर्ज लिस्ट यहाँ पर जो टाइम यूज़ करेगी वो 1 टाइम करेगी। इसमें जो कंपैरिजन होगा वो 2 लेस देन 4 की है। अगर हमारे पास फर्स्ट लिस्ट में 3, 5, 6 है और सेकंड में ओनली 4 है, तो जो मर्ज लिस्ट बनेगी वो 1, 2 के फॉर्मेट पे बनेगी और इसमें 3 लेस देन 4 होगा। 5, 6 ठीक है 4 के साथ और 5, 6 विदाउट है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4 लेस देन 5 के बेस पर इसमें कंपैरिजन होगी। तो कंपैरिजन से मुराद ये है कि कितने दफ़ा वैल्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है और स्प्लिट किया जा रहा है, ताकि आप अपने डेटा को फिल्टर्ड कर सकें इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उसे सॉर्ट करके दिखा सकें। सो दैट्स ऑल अबाउट दी recursion approach of the chapter 5 that will be the very important concept। और हमने एक एक चीज़ों को देखा 5.4 पे कि वो क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारे चैप्टर 5 का लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें। कोशिश करूँगा सवाल से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।